नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा करंट अफेयर्स शो। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का दिन है शुक्रवार 7 नवंबर। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स, जो न सिर्फ आपको दुनिया की खबरों से अपडेट रखेंगे बल्कि आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लासेस। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। 8 PM में आज ज्योग्राफी NCERT क्लास 7 का चैप्टर 4 और 5 का लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, तो कृपया कर उसे मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। केंद्र ने सुरक्षित, नैतिक और नवाचार तकनीक के लिए AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण किया। भारत जल्द ही अपने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन करने जा रही है ताकि AI प्रणाली को औपचारिक रूप से परिभाषित किया जा सके। इसके साथ ही सरकार AI जोखिम मूल्यांकन ढांचा और राष्ट्रीय AI घटनाक्रम डाटाबेस तैयार कर रही है। ये सभी पहले भारत की नई AI शासन दिशा निर्देश का हिस्सा है, जो अगले वर्ष फरवरी में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2025 से पहले देश की राष्ट्रीय AI दृष्टि की नींव रखती है। इसमें संशोधन क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत का मौजूदा IT एक्ट 2000 में उस समय बनाया गया था जब AI अस्तित्व में नहीं थी। यह अधिनियम इंटरमीडिएटरी शब्द को बहुत अधिक व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें टेलीकॉम सेवा प्रदाता, सर्च इंजन और साइबर कैफे जैसे संस्थान शामिल है। लेकिन आज AI प्रणाली अपने आप में डेटा उत्पन्न या संशोधित कर सकती है, इसलिए उन्हें पारंपरिक डिजिटल कानून के तहत समायोजित करना मुश्किल है। नए संशोधन का उद्देश्य है AI डेवलपर्स, प्लेटफॉर्म मालिक और उपयोगकर्ताओं की जवाबदेही स्पष्ट करना और यह निर्धारित करना कि यदि कोई AI प्रणाली नुकसान पहुंचाती है तो कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार डिजिटल कानूनों को मजबूत बनाने के उपाय पर काम कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन भी लाएगी। नेक्स्ट है, ब्रिक्स G7 की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार ब्रिक्स, जिसमें अब सऊदी अरब, मिस्र, UAE, यूथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और ईरान भी शामिल है, तो ब्रिक्स में शामिल होने वाले ये कुछ नए देश हैं। 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन बन रहा है। इन देशों में यूथोपिया 7.2% की अनुमति दर के साथ सबसे आगे है। भारत 6.6 की वृद्धि दर के साथ दूसरा सबसे तेज़ी से उभरता हुआ अर्थतंत्र बना हुआ है। चीन और UAE की दोनों की अनुमानित वृद्धि दर 4.8 है और तेल आधारित अर्थव्यवस्था जैसे सऊदी अरब, मिस्र भी मजबूत रफ्तार बनाए हुए हैं। वहीं ब्राज़ील, रूस, ईरान की वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। कुल मिलाकर ब्रिक्स देशों की औसत GDP वृद्धि दर 3.8 रहने का अनुमान है, जो G7 देश की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। यह दर्शाता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के प्रमुख चालक बन रही है, जबकि विकसित देश मुद्रास्फीति, वृद्धि होती जनसंख्या और उत्पादकता की मंदी से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ गठजोड़ करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन PVT लिमिटेड के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत महाराष्ट्र के सबसे दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू की जाएंगी। साझेदारी का दायरा महाराष्ट्र स्टारलिंक समझौते का उद्देश्य उच्च गति
और कम विलंबता वाली सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करना और निम्नलिखित क्षेत्रों तक पहुंचाना है। सरकारी संस्थान, सार्वजनिक अवसंरचना, ग्रामीण और आदिवासी समुदाय और आकांक्षी जिले, जिसमें लक्षित जिले हैं गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव। इन क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थिति और सीमित अवसंरचना के कारण पारंपरिक इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्सर बाधित रहती है। स्टारलिंक की लो और अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट तकनीक इससे निपटने के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान करती है। स्टारलिंक यह स्पेसएक्स द्वारा संचालित दुनिया की सबसे बड़ा संचार सैटेलाइट समूह है। यह लियो सैटेलाइट्स के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है जो कठिन भौगोलिक इलाकों में भी काम करता है। 2025 तक स्टारलिंक 70 से अधिक देशों में सक्रिय है और भारत इसका नया विस्तार केंद्र बनने जा रहा है। नेक्स्ट है इंडिया एक्यू। ओपन एआई का पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क भारतीय भाषाओं के साथ शुरू हुआ। ओपन एआई आधिकारिक रूप से इंड एक्यू नामक एक नया बहुभाषी सांस्कृतिक संवेदनशील बेंचमार्क लॉन्च किया है, जो यह मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है कि एआई मॉडल भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में आधारित प्रश्नों को कितना प्रभावी ढंग से समझ और विश्लेषण कर सकता है। यह पहल 4 नवंबर 2025 को जारी की गई और यह ओपन एआई का पहला क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक सूक्ष्मताओं को संदर्भगत समझ को मापना है। भारत चैट जीटीपी के लिए ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बाजार है। इंड क्यूए क्या है? तो इंड क्यूए का पूरा नाम इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क है। फिलहाल यह 2278 प्रश्न शामिल है जो 11 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, मराठी, मलयालम, तमिल, बंगाली और तेलुगु है। यह बेंचमार्क 10 सांस्कृतिक क्षेत्र को कवर करता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर वर्ष 6 नवंबर को विश्व भर में युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दिवस है जो यह याद दिलाता है कि युद्ध न केवल मानव जीवन को बल्कि पर्यावरण को भी गहराई से प्रभावित करता है। 5 नवंबर 2001 को यूएन महासभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर 6 नवंबर को आधिकारिक रूप से इस दिवस के लिए घोषित किया। यह पहल इसलिए शुरू की गई क्योंकि युद्ध के दौरान होने वाले पर्यावरण नुकसान को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बाद में 27 मई 2016 को यूएन पर्यावरण सभा ने इस प्रस्ताव को अपनाया और इसे प्रतिबद्धता को मजबूत किया। इसने यह मान्यता दी कि स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और सतत संसाधन प्रबंधन, संघर्षों की रोकथाम और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने 2030 सतत विकास एजेंडा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। भारतीय मूल के हाशिम वर्जीनिया को लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया। भारतीय प्रवासी और समुदाय और अमेरिकी राजनीति दोनों के लिए ऐतिहासिक क्षण था। भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक नेता गजाला हाशमी को वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुना गया है। वह इस पद को संभालने वाली पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई हैं। गूगल अंतरिक्ष में बनाएगा एआई डेटा सेंटर। गूगल ने प्रोजेक्ट सनकैचर की घोषणा की है। यह एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करना। इस परियोजना के तहत सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रह पर उच्च प्रदर्शन एआई हार्डवेयर जैसे टीपीयूएस लगाए जाएंगे जो पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। इसका लक्ष्य ऊर्जा और स्थिरता की सीमा को पार करना, जिससे पृथ्वी आधारित डेटा संग्रह वर्तमान में जूझ रहे हैं, विशेषकर एआई की बढ़ती ऊर्जा मांगों के बीच।
यह जरूरी क्यों है? क्योंकि आधुनिक एआई डेटा सेंटर अत्यधिक ऊर्जा और पानी की खपत करते हैं, विशेषकर सर्वर कूलिंग के लिए। इन्हें स्थापित करने के कई फायदे मिलेंगे। सौर ऊर्जा की लगातार और निर्बाध उपलब्धता, कूलिंग के लिए पानी की आवश्यकता नहीं, कम कार्बन उत्सर्जन के साथ अधिक कंप्यूटिंग दक्षता, पृथ्वी के सीमित संसाधनों का दबाव। इसके तहत निम्नलिखित सुविधाएं होंगी: उच्च प्रदर्शन वाली एआई प्रोसेसर, सौर पैनल, निरंतर ऊर्जा आपूर्ति के लिए फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रति सेकंड 10 टेराबिट्स डेटा गति। ये उपग्रह मिलकर एक वितरित कंप्यूटिंग नेटवर्क बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पेसएक्स का स्टारलिंक, लेकिन यह विशेष रूप से एआई डेटा प्रोसेसिंग के लिए अनुकूलित होगा। साथ ही सभी उपग्रह उच्च गति के ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से जुड़े होंगे और करीबी कक्षा में लगभग 1 किलोमीटर से कम दूरी पर संचालित होंगे। इंडियन नेवी में शामिल होगा इच्छक युद्धपोत। भारतीय नौसेना में इसे 6 नवंबर को SBL इच्छक को नौसेना के कोची में शामिल किया जा रहा है, जो भारत की समुद्र और हाइड्रोग्राफी क्षमता का बड़ा कदम है। यह सर्वे वेसल वर्ग का तीसरा पोत है और दक्षिण नौसैनिक कमान में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत होगा। इच्छक भारत के बढ़ती समुद्रिक जागरूकता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए दिए जा रहे बल का प्रतीक है। इसका अर्थ है मार्गदर्शक या गाइड। इसका उद्देश्य जहाज का काम समुद्र की गहराई, तटीय इलाकों का सर्वे करना, ताकि जहाज़ों के सुरक्षित रास्ते तय किए जा सके, और इस सर्वे से मिलने वाला डाटा समुद्री सुरक्षा और नौवहन को और मजबूत बनाएगा। यह एक बहुउद्देशीय हाइड्रोग्राफी पोत के रूप में कई अत्याधुनिक तकनीकें शामिल है। मल्टी बीम इको साउंडर, समुद्र तल का विस्तृत मानचित्र तैयार करने हेतु, स्वायत्त जलमग्न वाहन, बिना चालक के डाटा संग्रह हेतु, रिमोटली ऑपरेटेड वाहन, जलमग्न निरीक्षण के लिए 4 सर्वे मोटर बोट्स, उथले जल क्षेत्रों में सर्वेक्षण सहायता, और हेलीकॉप्टर डेक, विस्तृत रेंज और निगरानी तैनाती के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 100 साल। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम केवल एक रचना नहीं, बल्कि देशभक्ति, गर्व और एकता का प्रतीक है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। वर्ष 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होंगे और यह ऐतिहासिक पल होगा। इसका उद्घाटन समारोह 4 नवंबर 2025 को किया जाएगा। स्थान इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में। आयोजक सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार। मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी। यह समारोह 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी उत्सव का शुभारंभ करेगा। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी रचना 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। पहली बार बंगाल साहित्य बंग दर्शन में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के रूप में प्रकाशित हुआ और 1882 में पुस्तक रूप में आया। ब्रिटिश शासन के दौरान यह गीत भारत के जागरण, शक्ति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बना और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, वंदे मातरम, जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा। भारत का लाइट टच निरीक्षण के लिए एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण। इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन जारी किया, जो देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, उपयोग और संचालन में के लिए एक सिद्धांत आधारित और लाइट टच विनियामक ढांचा स्थापित करती है। यह ढांचा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य नवाचार, जोखिम नियंत्रण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करना है। 7 नवंबर को निशार उपग्रह के परिचालन शुरू करने की घोषणा की गई है। यह उच्च सटीकता वाला रडार उपग्रह भारतीय इसरो और नासा का संयुक्त प्रकल्प है, जो पर्यावरण, कृषि और जलवायु निगरानी के क्षेत्र में क्रांति परिवर्तन लाने जा रहा है।
इसके साथ ही भारत वैश्विक रडार आधारित पृथ्वी अवलोकन में प्रमुख योगदानकर्ता बन जाएगा, जो हर 12 दिन में पृथ्वी का डेटा भेजेगा। निसार क्या है? निसार विश्व का पहला उपग्रह है जो दोहरी सिंथेटिक अपार्चर रडार तकनीक के साथ कार्य करती है। इसमें एल बैंड नासा का और एस बैंड रडार इसरो का शामिल है। इसे 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। इसका भार 2400 kg है। कक्ष सूर्य सिंक्रोन ध्रुवीय कक्षा कवरेज पृथ्वी के अधिकांश स्थल एवं हिम सतह स्कैन आवृत्ति हर 12 दिन पर पृथ्वी का पूरा सर्वेक्षण और मिशन की अवधि है न्यूनतम 3 वर्ष की। नेक्स्ट है देश के 1% अमीरों की दौलत 62% का इजाफा हुआ। यह वृद्धि भारत के उन देशों में शामिल है जहां धन की सर्वाधिक केंद्रीयता दर्ज की गई है, जो वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक असमानता की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है। भारत के 1% लोगों की संपत्ति हिस्सेदारी 62% की वृद्धि, जो बाकी जनसंख्या की तुलना में सबसे अधिक है। शीर्ष 1% अब देश के कुल संपत्ति का 27% नियंत्रित करते हैं, जो निचले 50% से लगभग 7 गुना अधिक है। चीन के शीर्ष 1% अपनी संपत्ति हिस्सेदारी में 54% की वृद्धि की, जो अब 30.2 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ से पपुआ न्यू गिनी फोर्टिफाइड चावल कार्नेल का पहला निर्यात किया गया। भारत में कृषि निर्यात और पोषण मिशन के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से पपुआ न्यू गिनी को 20 मैट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के निर्यात का सफलतापूर्वक सक्षम बनाया। यह पहल इस बात को रेखांकित करता है कि भारत अब उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यवर्धित और पोषण केंद्रित खाद्य उत्पाद बनाने की आपूर्ति में वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाता है। यह भारत की उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके तहत देश वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान देना चाहता है। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है।